इमेजिन करो कि आप लोग हाईवे पे अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो। स्पीड अच्छी खासी तेज है, म्यूजिक सुनते हुए, बातचीत करते हुए, मस्ती करते हुए आप लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। सडनली बिना किसी वार्निंग के एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या? ना आपका एक्सीडेंट हुआ, ना रोड पे कोई गड्ढा था या रोड खराब थी। सिर्फ इतनी सी बात हुई कि आप स्पीड तेज चला रहे थे, एकदम स्पीड ब्रेकर आया और आपको सडनली ब्रेक लगाने पड़े। इससे हुआ क्या? गाड़ी को झटके लगे, अंदर बैठे हुए लोगों को पैनिक हुआ और एकदम से स्टॉपेज आ गई। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि रोड वही है, स्मूथ रोड है, मंजिल पे आपको पहुंचना ही है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म झटका लगा है स्पीड ब्रेकर की वजह से। सिल्वर में भी कुछ दिनों से यही सब चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आपने पैनिक से किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिया है, पैनिक में कोई सेलिंग या कोई बाइंग करी है, किसी भी प्रकार के डिसीजन को आपको उस पर्टिकुलर डर ने ड्राइव किया है कि नहीं। मेरा आपसे एक ही सवाल है, आपको खुद से ये पूछना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम सिल्वर और गोल्ड में ओकेजन्स पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शादी हो गया, दिवाली हो गया या किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल हो गया, तभी हम लोग सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले कुछ 1-2 सालों से लोग बाग सिल्वर गोल्ड में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एक तरह से वो पोर्टफोलियो का पोर्शन है, क्योंकि हमको मार्केट से डिमांड अच्छी दिख रही है, इसकी प्राइस ड्राइव होने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है, इसलिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो हमारी फेस्टिवल में या किसी प्रकार की शादी में जो इकट्ठी की हुई ज्वेलरी होती है, क्या हम उसको डेली उतार चढ़ाव से मिलाते हैं, उसके भाव को डेली उतार चढ़ाव से मैच करते हैं? क्या डेली के उतार चढ़ाव में अगर मान लो 20% सिल्वर एक हफ्ते में, दो एक महीने में अगर गिर जाती है या गोल्ड गिर जाता है, तो क्या हम हमारी ज्वेलरी जो इकट्ठी गई है उसको मार्केट में जाके बेचते हैं? क्या वो जो शॉर्ट टर्म की उतार चढ़ाव आती है उससे हम हमारी सेल और परचेज को ड्राइव करते हैं? ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय लालवानी। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में शॉर्ट वीडियो रखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से प्राइस एक्शन के पीछे की साइकोलॉजी होती है, किस तरह से सिल्वर के अंदर रीसेंट डेवलपमेंट आए हैं, क्या न्यूज है, क्या उसके पीछे के फैक्ट्स हैं, क्या नॉइज है जिसको आपको एलिमिनेट करना चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी चाहिए। ये किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या किसी भी प्रकार का कोई सेलिंग एडवाइस नहीं है। ये एक तरह से लर्निंग वीडियो की तरह लो, ये एक प्रीशियस लर्निंग है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ। दूसरे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का आपके पास में नॉइज होगा, कुछ अच्छे कंटेंट भी हैं, कुछ खराब कंटेंट भी है, लेकिन ये वीडियो एक प्योर लर्निंग वीडियो है। इसको बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन वाला वीडियो मत मानना। लेकिन हाँ, इस वीडियो से सीखी हुई चीज आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे आपको माइंड स्टेबल रखना हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी हो, किसी भी प्रकार से वेल्थ बनाने की तरफ आपको बढ़ना है, ये वीडियो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल है। सबसे पहले एक यूनिवर्सल लर्निंग को समझ लेते हैं। हर प्राइस, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, इक्विटी हो, इंडेक्स हो या नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल हो, किसी भी प्रकार का प्राइस है, वो एक पर्टिकुलर जर्नी को फॉलो करता है। देखो, जर्नी समझते हैं। जर्नी का सबसे पहला स्टेज होता है स्टार्ट। जैसे मान के चलो कि आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, वो जर्नी का स्टार्ट होता है। वो जर्नी के स्टार्ट में कुछ प्लानिंग्स होती हैं, एक्साइटमेंट होती है, मजे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वैसे प्राइस की भी स्टार्टिंग जब होती है ना, तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, प्लानिंग होती है, सारी चीजें शुरुआत में शुरू होती है एक नए एक्साइटमेंट के साथ। फिर आता है स्टेज 2, एक्सप्लोरेशन। उसमें क्या होता है, हम जब जर्नी करते हैं तो लोगों को, दोस्तों को उठाते हुए चलते हैं, धीरे धीरे रास्ते में नए दोस्त बनते हुए चलते हैं, और फिर हमारी जर्नी को एक साथ में लोग ज्वाइन करते हैं और हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। सिमिलरली मार्केट में भी ऐसा ही काम होता है, लोग ज्वाइन करते हैं, मोमेंटम बनाते हैं और वो रैली की तरफ आगे बढ़ता है। फिर स्टेज आती है 3, एग्जॉस्टिव। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, थकावट बढ़ने लगती है, थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाती है, एक ड्राइविंग लंबी हो जाती है। सिमिलरली मार्केट के अंदर भी यही होता है, एक अच्छे मोमेंटम के बाद में प्राइस स्लो डाउन होता है, बढ़ता आगे की तरफ ही है लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, थकावट की तरह आगे बढ़ता है। और चौथी स्टेज आती है रेस्ट स्टॉप। इस चौथी स्टेज में क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग जर्नी कर रहे हैं, अब दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, लेकिन बीच में मान लो थकावट आ गई, हम गाड़ी रोकेंगे, फ्यूल भरवाएंगे, खाना खाएंगे, चाय कॉफी आराम, इस तरह से करेंगे। सिमिलरली मार्केट के अंदर भी यही होता है। एक अच्छी जर्नी के बाद में, एक अच्छी मोमेंटम के बाद में क्या होता है, अक्यूमुलेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। इस तरह से एक रेस्टिंग पीरियड आता है जिसमें थोड़ा सा प्राइस करेक्ट करता है, थोड़ा सा टाइम बीतता है। सिमिलरली हम लोग जब ड्राइव करते हैं तो वही चीज होती है, हम थोड़ा सा टाइम बिताते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं, वैसे करके एक रेस्टिंग पीरियड आता है स्टेज 4 में। फाइनली आता है स्टेज 5, जिसको बोलते हैं जर्नी रिज्यूम। इस केस में क्या होता है, जब जर्नी रिज्यूम होती है तो जो पहले ड्राइव कर रहा था वो पीछे आ जाता है, कोई और ड्राइव करता है। डेस्टिनी वही रहती है स्टिल, लेकिन ड्राइवर हो सकता है चेंज हो जाए, गाड़ी में और फ्यूल आ जाता है, हम लोग खाना वाना खा के बैठे हैं, तो एक वापस नए तरीके से एक एनर्जी आती है, एक नई तरीके से एक्साइटमेंट शुरू होती है। मार्केट के अंदर भी सिमिलरली वही काम होता है। जिसने प्रॉफिट बुकिंग करी वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपना माल, जिसको लगता है और पोटेंशियल है वो माल अक्यूमुलेट करता है और फिर वो ड्राइव करता है। ऐसे शिफ्टिंग होती है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर की, लेकिन जर्नी वही रहती है। डेस्टिनी तक पहुंचना अभी बाकी है। ये 5 स्टेज होती है किसी भी प्राइस एक्शन की। अब ये जितनी भी 5 स्टेज मैंने आपको बताई है, इसको आप जोड़ के देखो सिल्वर की प्राइसिंग से। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि सिल्वर की डेस्टिनी पहुंचना भी बाकी है
या सिल्वर अपनी डेस्टिनी तक पहुंच गया और दोबारा घूम के अब घर की तरफ आ रहा है। मैं ये दोनों चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा, एक जनरल आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्या सिल्वर डेस्टिनी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। सिल्वर की डेस्टिनी क्या है, सिल्वर की डेस्टिनी या गोल्ड की डेस्टिनी, इनकी डिमांड और सप्लाई है। क्या गोल्ड की जो सप्लाई है, या वो बहुत ज्यादा हो गई है, क्या बहुत ज्यादा माइनिंग होने लग गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से डिमांड आ रही थी क्या वो कम हो गई है। सिमिलरली सिल्वर की क्या माइनिंग बहुत ज्यादा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, या जो डिमांड है वो कम हो गई है, क्या कोई ऑल्टरनेटिव मेटल मिल गया है जो कंडक्टर का काम कर रहा है। ये कुछ सवाल है। देखो, आपको खुद को पता है कि सिल्वर और गोल्ड की डिमांड को ड्राइव क्या कर रहा है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो डिमांड ड्राइवर्स कम हो गए हैं या सप्लाई बढ़ गई है। वही इनकी डेस्टिनी है, तो क्या वो डेस्टिनी तक पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे, ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अब अपन ये भी समझ लेते हैं कि इन 2-4 दिनों में, या ये जो अभी रिसेंट में सिल्वर के अंदर काम हुआ है नीचे की तरफ का, या जो जिसको लोग चिल्ला चिल्ला के क्रैश, या जिस किसी भी प्रकार से इसको नरेट कर रहे हैं, एक्चुअली हुआ क्या, इसके पीछे की फंडामेंटल्स क्या है, क्या डेटा पॉइंट्स हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको डेटा पॉइंट्स पे आऊँ ये बता देता हूँ कि जितने भी डेटा पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली जितने भी आर्टिकल्स अवेलेबल है, उन सारी चीजों को स्टडी करके मैं आपको ये सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत प्रिसाइजली, बहुत कंसाइज तरीके से, जो मेरे को लगता है कि ये पर्टिकुलर रीजन हो सकते हैं। पहला, सिर्फ 2-3 रीजन ही है। पहला रीजन ये है इंटरेस्ट रेट वाला चीज। हुआ क्या, अभी तक पिछले 1-1.5 साल से, जब से ट्रम्प की नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो उनका ये था कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो मनी या जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होगी, डॉलर वीक होगा। तो जब डॉलर वीक होता है या करेंसी वीक होती है, तो उसके अगेंस्ट आप मेटल की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हो। मेटल की जो डिमांड होती है वो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी मानी जाती है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि ट्रंप ने फेड का एक नया चेयरमैन अनाउंस किया है। वो बंदा हॉकिश है, मेनली वो बंदा इंटरेस्ट रेट हाई रखने में प्रेफर अपने आप को ज्यादा रखता है, वो मनी की सप्लाई को कम रखना चाहता है। उससे क्या, वो करेंसी है ना, या तो अप्रिशिएट होगी या करेंसी स्टेबल रहेगी। तो वो चीज जो प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए फेवरेबल नहीं होती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम या एक शॉर्ट टर्म एस्टिमेशन बना कि भाई आगे चल के इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो हो सकता है कि ये प्राइस नीचे की तरफ आ जाए। तो एक सबसे बड़ा सेंटीमेंट इसने खराब किया। दूसरा, मार्जिन का प्रेशर। अब मार्जिन का प्रेशर अकेला कारण नहीं है, लेकिन हाँ, इसने भी हेल्प करी, इसने भी वो बढ़ावा दिया उस गिरावट को, क्योंकि जनवरी की शुरुआत में 8-9% के मार्जिन थे, वो बढ़ के, डेरिवेटिव मार्जिन की बात कर रहा हूँ, वो बढ़ के हो गए दिसंबर के एंड तक आते थे 15 से 16%। अब क्या होता है ना, किसी भी एक्सचेंज को अगर लगता है कि प्राइस के अंदर वॉलिटिलिटी है, तो वो मार्जिन को इंक्रीज कर देता है। तो इसके अंदर भी मार्जिन इंक्रीज हुए, तो ये अपने वजन से गिर गई यहाँ पर। तो क्या होता है ना कि जब मार्जिन इंक्रीज होते हैं तो एक इन्वेस्टर का या एक डेरिवेटिव ट्रेडर का सेंटीमेंट थोड़ा सा लूज होता है, वो थोड़ा सा कम इच्छुक होता है उसमें काम करने को लेके। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये था प्रॉफिट बुकिंग और रीबैलेंसिंग। कई बार क्या होता है ना कि अभी मैंने जैसे बात बोली कि मार्केट अपने वजन से नीचे गिर जाती है, सिमिलरली यही काम हुआ। और रीबैलेंसिंग तो सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि देखो, रीबैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप एक फंड हो, या एक प्रकार से आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर हो, और आपका जो पोर्टफोलियो का दायरा है वो ऐसा है कि आपके पास में अगर मान लो 10 शेयर है ना, तो आपका एस्टिमेशन बढ़ता है कि मैं 10% कमोडिटी में इन्वेस्ट करूंगा या प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट करूंगा। तो मान के चलो 1 साल पहले आपके पास में 10 रुपए है, 1 रुपए आपने इन्वेस्ट किए कमोडिटी में। वो कमोडिटी में इन्वेस्ट किया, 1 साल में 2-3 गुना हो गई है कमोडिटी या प्रीशियस मेटल, खास करके सिल्वर। तो मान के चलो 1 रुपए आपके हो गए 2 रुपए, आपका जो 10 है वो हो गया 11। तो समवेयर अराउंड जो आपका पोर्टफोलियो का परसेंटेज है वो हो गया, जो कमोडिटी का रेशियो है वो हो गया 15% या 20%। तो आपको रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। आपको अगेन वो जो 15% या 20% का कमोडिटी का पोर्शन है उसको कम करके 10% पे लाना है। तो आप क्या करोगे, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करोगे, पार्शियली आप सेल करोगे, बाहर निकलोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो वो प्रॉफिट बुकिंग या रीबैलेंसिंग ने भी इसको बढ़ावा दे दिया, इसको और थोड़े गिरावट को आगे हेल्प करी करने में। लेकिन अगर ऑल इन ऑल समरी की बात करें, तो गिरावट के कारण क्या थे, पहला इंटरेस्ट रेट वाला प्रेशर, दूसरा मार्जिन प्रेशर, और तीसरा प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन क्या कारण नहीं थे, वो ये कि क्या सप्लाई बढ़ गई, माइनिंग ज्यादा होने लग गई। तो ये कारण नहीं है, ऐसा कोई डेटा पॉइंट निकल के नहीं आ रहा है, ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा। दूसरा कारण क्या, कि क्या डिमांड खत्म हो गई, ऐसा कोई डेटा पॉइंट भी निकल के नहीं आ रहा कि भाई कोई ऑल्टरनेटिव मेटल मिल गया या कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी मिल गया, कंडक्टर का जो बेस्ट सोर्स है सिल्वर के अलावा। तो ऐसी कोई डिमांड खत्म होने के भी संकेत दिखने को नहीं मिल रहे हैं, खास करके सिल्वर में। तो ये कोई रीजन तो है नहीं। रीजन जो मैंने आपको बताया वो रीजन मोटा मोटी है, तो आपको यही सारी चीजें ट्रैक करनी है। देखो, होता क्या है ना कि ये जो मैंने सारी बात करी, ये जो सारा डेटा है ना, ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन होता क्या है ना, बहुत सारी नॉइज भी साथ में अवेलेबल होती है। मैंने क्या है ना, इतने सारे डेटा को छान के या जो भी सारी चीजें करी, मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये 4-5 चीजें काम की है, ये 4-5 चीजें देखने की है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम सारी नॉइज के पीछे फंस जाते हैं और काम की चीजें निकाल नहीं पाते। आपको मैं ये सारी लर्निंग, हमने एक कोर्स की शुरुआत करी है, प्रीमियम क्वालिटी का कोर्स है। अगर उसको मैं पैसे चार्ज करूँ ना, तो आप पैसे भी दे दोगे, लेकिन अपन ने फ्री में अवेलेबल कर रखा है अपने को। उस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी लर्निंग को स्प्रेड करना है, इस सोसाइटी को देना है कि यार अपन क्या दे सकते हैं, अपनी किस कैपेसिटी में दे सकते हैं। तो ये मेरी कैपेसिटी है, मैं सोसाइटी को देना चाहता हूँ।
तो आप उस कोर्स को, उस पर्टिकुलर चीज़ को, अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कीजिए। हम वहाँ पे यही सारी चीज़ों को एकदम बिल्कुल सटल तरीके से, सहज तरीके से ये इन्वेस्टमेंट की एनालिसिस बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप उस कोर्स में ज़रूर आना अगर आपको इस तरह की एनालिसिस सीखनी है, इस तरह के डेटा पॉइंट्स को कवर करना है। वो चीज़ें हम वहाँ पर कवर करने की कोशिश पूरी करेंगे। लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको डर और पैनिक खत्म करना है। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में अगर आपको कोई चीज़ पैनिक करती है, रात को नींद नहीं आती, उससे दूर ही रहो। हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है, एंग्जायटी नहीं होना वो सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको 4-5 तरह के डेटा पॉइंट हैं, खास करके जो प्रीशियस मेटल है उसमें मॉनिटर करने पड़ेंगे। एक चीज़ तो है कि फेड का क्या मूवमेंट है, फेड का क्या नरेशन है। क्या वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं? अगर बढ़ाने की तरफ जाएँगे तो वो हो सकता है नेगेटिव काम करे। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात करेंगे तो वो चीज़ इसको हेल्प करेगा। दूसरा, सिमिलरली बॉन्ड यील्ड भी अगर आप ट्रैक करोगे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट देखो कि वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा देखने का जो डेटा पॉइंट है वो ये है डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स वीक होता है या स्टेबल रहता है तो वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा या फेवरेबल रहेगा आपके प्रीशियस मेटल के लिए। तीसरा, इन्वेंटरी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी आपको। ये जितने भी जैसे लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है, ये लोग इन्वेंटरी रिपोर्ट लेकर आते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि क्या इन्वेंटरी की जो लेवल्स हैं या जो सप्लाई लेवल है वो इंक्रीज हो रहे हैं या स्क्वीज हो रहे हैं। फिजिकल डिलीवरीज हैं इधर शंघाई की, वो किस तरह से मूव कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि फिजिकल डिलीवरी कम हो रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, स्क्वीज हो रही है, तो वो फेवरेबल वर्क करेगा इनकी प्राइस के लिए, प्रीशियस मेटल की। चौथा जो डेटा पॉइंट है वो ये है ईटीएफ का फ्लो, कि किस तरह से जो ईटीएफ फंड्स हैं वो डिमांड या वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस तरह से हेल्प कर रही है। वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट के सेंटिमेंट्स क्या है, वो पॉजिटिवली इन्वेस्टेड हैं या पॉजिटिवली ड्राइव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं प्राइस को लेके। अगर वो पॉजिटिवली चलेंगे तो वो प्रीशियस मेटल के लिए अच्छा और हेल्पफुल या फेवरेबल साबित हो सकता है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फिबोनाची के लेवल पकड़ के चलने हैं। फिबोनाची सबसे बेस्ट चीज होती है। फिबोनाची को आप पकड़ के चलो, उसमें जहां जहां रिट्रेसमेंट मिल रही है वो आपके सपोर्ट एरियाज बन सकते हैं। वो अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप हमारे कोर्स में विजिट करो, वहाँ पे हमने फिबोनाची के लेवल्स की भी बात करेंगे आने वाले समय में। फिबोनाची के लेवल्स जो है वो आपका सबसे मेजर डेटा पॉइंट बन सकता है सिल्वर और ये गोल्ड के या जो भी किसी भी प्रकार के प्रीशियस मेटल की प्राइसिंग को मॉनिटर करने के लिए। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ एक लर्निंग प्रोवाइड करना था, एक जनरल परसेप्शन प्रोवाइड करना था, जो मुझे लगता है या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे आपके साथ शेयर करना था। किसी भी प्रकार की कोई एडवाइस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपनी रिस्क एपेटाइट, अपनी कैपिटल के हिसाब से काम करना है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके काम करना है। मेरा काम है सही गलत बताना, डिसीजन लेना, नहीं लेना, कुछ भी करना वो आपका काम है। उसके ऊपर उसके लिए उस पर्टिकुलर डिसीजन के लेने के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी है। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग हमारे नए वीडियो में। जय हिंद।